हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अमरदीप, आपकी केमिस्ट्री ट्यूटर, और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के हाइब्रिडाइजेशन जैसे टॉपिक्स को पढ़ा था, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी। शॉर्टली इसको बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज़ ये कि जो आपका वेस्पर थ्योरी है, ये दो साइंटिस्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। एक का नाम था ग्लेस्पी और एक का नाम है नाइलोम, 1959 में। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा है इंट्रोड्यूस बाय ग्लेस्पी और नाइलोम 1959। अब सवाल ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी होता क्या है। ठीक है, ये होता क्या है, वेस्पर थ्योरी है क्या, ये पहले समझते हैं। आपका जो वेस्पर थ्योरी है, ये सेंट्रल एलिमेंट के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर का सजावट कैसा है, 3D में, 3 डायमेंशन में उसका सजावट कैसा है, इसी चीज़ को वेस्पर थ्योरी डील करता है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बोलूँगा, वेस्पर थ्योरी जो है किसी भी सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब कोई बच्चे सोचे सर इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होगा। आप एक चीज़ बताओ कि अगर सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ क्या होगा, एक दूसरा एटम होगा। दूसरा एटम किससे जुड़ा होता है, बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। और भी बहुत सारे कारण से इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, जैसे सेंट्रल एटम के पास ही क्या हो, लोन पेयर हो, तभी वो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। तो मेरा ये कहना है कि जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, उसके जो चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, चाहे वो लोन पेयर के टर्म्स में रहे, चाहे वो बॉन्ड के फॉर्म में रहे, बॉन्ड पेयर के टर्म्स में रहे, तो उसका सजावट 3 डायमेंशन में कैसा है, 3D में कैसा है, उसको किस प्रकार से सजाया गया, इसी चीज़ को डील करता है कौन, आपका वेस्पर थ्योरी। ठीक है, पहला चीज़ तो ये समझ में आया कि वेस्पर थ्योरी आपका इससे रिलेटेड है। दूसरी बात ये कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, हम इलेक्ट्रॉन पेयर किस इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है लोन पेयर या बॉन्ड पेयर। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर मतलब जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, और बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बनाने के क्रम में जो शेयर होता है इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है, इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि ये जो सजावट है आपका सेंट्रल मेटल के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर का जो सजावट है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब उसको किस प्रिंसिपल के तहत उसको सजाया गया, ये इम्पॉर्टेंट है। तो वेस्पर थ्योरी कहता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर का जो सजावट है ना, वो बेस्ड है मिनिमम रिपल्सन से। मतलब उस तरह से सजाया जाएगा कि ताकि रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। आप ऐसे समझो ना, हमको इलेक्ट्रॉन पेयर को 3D में सजावट करना है। ऑब्वियस है, सजावट ऐसा होना चाहिए ताकि सजावट के बाद जो सिस्टम आपका तैयार हो वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो। तो हम किस बात का ख्याल रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, तो हम चाहेंगे कि वो जो सजावट है वो इस तरह से हो ताकि सजावट के करने के बाद जो रिपल्सन है वो क्या हो, कम हो। तो इसी प्रिंसिपल पे आपका बेस्ड है कौन, आपका वेस्पर थ्योरी। तो पहले मैंने 2-3 जो पॉइंट बोला है, पहले उस 2-3 पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने अभी आपके सामने जो 3 पॉइंट मैंने कहा, वो 3 पॉइंट मैंने लिखा कि जो आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो रिपल्सन थ्योरी है, वो रिलेटेड है 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन अराउंड सेंट्रल एलिमेंट। और दूसरा मैंने बोला था जो कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर को कहा जा रहा है। और तीसरी बात मैंने बताया कि जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर का वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो मैंने लिखा अरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन मिनिमम पॉसिबल रिपल्सन एमंग दिस वैलेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद आते हैं, जैसे अभी हम लोग सीखें कि एक सेंट्रल एलिमेंट के अराउंड 2 चीज़ें हो सकती है इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में। पहला चीज़ लोन पेयर और दूसरा बॉन्ड पेयर। तो अब ये जानना है कि रिपल्सिव फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा किसके बीच होगा, लोन पेयर के बीच, बॉन्ड पेयर के बीच, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच। तो ये वेस्पर के अकॉर्डिंग जो रिपल्सिव फोर्स है उसका ऑर्डर लिखा गया, मैं समझाऊंगा भी इसको। रिपल्सिव जो फोर्स का ऑर्डर होता है वो निकाला गया, तो बताया गया लोन पेयर जो रिपल्सन होता है, रिपल्सन ये ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और सबसे जो कम होता है वो बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, ये थोड़ा मैं समझाता हूँ पहले। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर ये 3 चीज़ें हो सकती है ना।
तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसके किसके बीच होगा, लोन पेयर के बीच, और सबसे कम रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर के बीच। इसको मैं समझाता हूँ कैसे, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है इसको मैं समझाता हूँ, हालांकि तो डायरेक्ट लिखा रहता है, ऐसे समझते हैं। जैसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में बेसिकली अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो आपका लोन पेयर है, बढ़िया से, जो आपका लोन पेयर है वो है ना, वो आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसलिए तो वो है फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग फ्री बोल सकते हैं उसको, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड में नहीं भाग लिया, फ्री इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और बॉन्ड पेयर का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिक अंतर यही है कि जो लोन पेयर है वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जो आपका बॉन्ड पेयर है वो बंधा हुआ, बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप एक चीज़ बताओ कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में अगर रिपल्सन की अगर बात हम सोचे तो लोन पेयर फ्री है, तो फ्री के बीच का टकराना, रिपल्सन होना, और बंधे हुए और दो चीज़ें जब बंधा हुआ है तो उनके बीच में रिपल्सन होना, आपको नहीं लगता है कि जो फ्री है उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा? तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा है, अब बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम है। आप ऐसे नहीं तो एक केमिस्ट्री से हट करके अगर एक एग्जाम्पल से अगर हम सोचें तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। जैसे आप एक चीज़ बताओ, ऐसे समझो कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, दो लोग के कोई यहाँ पर रिलेटिव या कोई भी उसके फ्रेंड कोई कुछ भी नहीं है, दोनों अकेला है और एक खुले मैदान में दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ऑब्वियसली उनके बीच का जो लड़ाई होगा, जो टकराव होगा वो बहुत इफेक्टिवली होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ बताओ, अगर मान लो कि दो लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं, लेकिन उस दो लोग के लड़ने के क्रम में उन दोनों का संबंधी भी वहाँ पे है, संबंधी मतलब उनके फ्रेंड हैं, उनके परिवार वाले कुछ लोग हैं, तो उस लड़ाई को क्या होगा, उस जब वो दोनों आपस में लड़ेंगे तो उसको कोई खींचेगा, बांधेगा, है ना, और दूसरे परिवार के लोग दूसरे लोगों को क्या करेगा, उसको बांधेगा। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में जो लड़ाई होगा, जो टकराव होगा, वो थोड़ा इनइफेक्टिव होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। तो आप एक चीज़ सोच कर देखो कि जो बंधा हुआ है उनके बीच में रिपल्सन कम लगा, है ना, टकराव कम हुआ, लेकिन जब दोनों लोग फ्री थे तो एक दूसरे के साथ इफेक्टिव उसके बीच रिपल्सन हुआ। तो चीज़ें यही है कि लोन पेयर फ्री है तो दोनों के बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा, लेकिन बॉन्ड पेयर चूंकि बंधा हुआ है तो उनके बीच रिपल्सन कम होगा। इस आधार पर ये कॉन्सेप्ट बनाया गया, ठीक है। और इसी कारण है कि एक चीज़ और, एज स्पेस ऑक्यूपाइड की अगर हम लोग बात करें, स्पेस ऑक्यूपाइड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पेस कौन लेगा, लोन पेयर की बॉन्ड पेयर? तो लोन पेयर। क्यों लोन पेयर? क्योंकि लोन पेयर जो आपका है वो काफ़ी ज़्यादा रिपेल कर रहा है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, स्पेस वो ज़्यादा ऑक्यूपाइड करेगा, क्योंकि स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाइड करेगा तभी तो रिपल्सन कम करेगा फिर। तो लोन पेयर आपका ज़्यादा स्पेस लेगा बॉन्ड पेयर से। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज़ और, अगर हम लोग बात करें, ये तो हम लोग सोचे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के टर्म सोचे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर तो आपका मल्टीपल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड भी तो हो सकता है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल, और सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो इनके बीच में भी तो हो सकता है। तो अगर हम लोग बात करें रिपल्सिव फोर्स की बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में ज़्यादा कौन होगा, तो मल्टीपल बॉन्ड होगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। मल्टीपल जो बॉन्ड रिपल्सन होगा, बॉन्ड रिपल्सन जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, सिग्मा या सिंगल लिख देता हूँ मैं, सिंगल बॉन्ड रिपल्सन से, ठीक है। ये दो तीन बातें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड ऑब्वियस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, दो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 4 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2 ही, तो इसके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। एक चीज़ और, ये जो रिपल्सन वाली जो बात है, ठीक है, रिपल्सन वाली जो बात है, ये कहीं ना कहीं आप याद करो, रिपल्सन की वजह से हम लोग पढ़ते थे कि एंगल जो होता है वो बढ़ता है, आपको याद होगा, जिसको बेंड्स रूल डील करता था। तो जो आपका वेस्पर थ्योरी भी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वेस्पर थ्योरी जो आपका है, ये वेस्पर थ्योरी ये ऑलवेज फेवर करता है किसको, बेंड्स रूल को। तो वेस्पर थ्योरी ऑलवेज फेवर्स या फेवरेबल बेंड्स रूल को क्या करता है, ऑलवेज फेवरेबल होता है, मतलब फेवर करता है इसको, ठीक है। तो अब इसके आते हैं हम लोग फैक्ट्स एंड एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो पहला मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अच्छे समझ आ रहा है यहाँ पे। जैसे अगर मान लो हमने लिया H2SO4, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हाइब्रिडेशन लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने। H2SO4 ऑब्वियस है, अगर हम लोग सेंट्रल एटम का अगर हाइब्रिडेशन निकालना, सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन तब पता कर सकते जब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ेंगे। तो इसका कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया होगा। ये सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ये OH। और इस अगर सल्फ़र का अगर आप हाइब्रिडेशन की अगर बात करोगे तो सल्फ़र का जो हाइब्रिडेशन है आप, ठीक है,
अगर सल्फ़र के हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें, हाइब्रिडाइजेशन सल्फ़र का, तो sp3 होगा, sp3, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा sp3। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं फ्रैक्शन एप्लीकेशन में क्या कर रहा हूँ ना कि H2SO4 मैंने लिया और हमने आपको क्वेश्चन लगा कर दे दिया कि कंपेयर करो कि जितने भी बॉन्ड एंगल है ऑल पॉसिबल बॉन्ड एंगल, मतलब कंपेयर, हम क्वेश्चन ले लेते हैं, कंपेयर ऑल पॉसिबल बॉन्ड एंगल, मतलब जितने भी पॉसिबल बॉन्ड एंगल है उनको कंपेयर करो। क्वेश्चन लेकर के फैक्ट्स, इसके फैक्ट्स और एप्लीकेशन को समझते हैं, ठीक है। कंपेयर ऑल पॉसिबल बॉन्ड एंगल, हमको कंपेयर करने को मिला कि इनमें जितने भी पॉसिबल बॉन्ड एंगल उसको कंपेयर करके बताइए क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर देख सकते हो, जैसे यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए सल्फर की तरफ तो 4 तरह का एंगल है, 4 एंगल है। मैं लिख लेता हूँ, कुछ नाम देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका θ1 है, ये मान लो आपका θ2 है, ये मान लो आपका θ3 है, ये आपका मान लो θ4 है। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग तो पढ़े कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो एंगल आपका 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसे ही 109 डिग्री 28 मिनट, या 109.5 डिग्री, ऐसा हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। मतलब बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए है ना सबके बीच में, वो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, बॉन्ड एंगल, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 28 मिनट, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम लोग जो बेरेस्फोर्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तुम एक चीज़ सोचो, बढ़िया से एक चीज़ सोचो, ये सेंट्रल एटम है और इसके चारों तरफ देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। और सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक जैसा नहीं है। अगर सारा एक सिंगल बॉन्ड होता है तब तो 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। आप देख सकते हो कुछ मल्टीपल है, कुछ सिंगल है। तो आपको पता है कि वेस्पर के अकॉर्डिंग मल्टीपल के बीच में रिपल्सन ज़्यादा है, ठीक है। मल्टीपल के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, सिंगल के बीच में रिपल्सन कम होगा। तो आप एक चीज़ बताओ कि ये मल्टीपल और ये मल्टीपल है, इनके बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा, ये सिंगल है तो इसके बीच रिपल्सन कम होगा। अच्छा ये मल्टीपल और ये क्या है आपका सिंगल है, तो इसके बीच रिपल्सन इन दोनों के जो होगा मतलब मीडियम होगा, इन दोनों के बीच का होगा, है ना, इन दोनों के बीच का होगा। तो आप एक चीज़ बताओ कि मल्टीपल रिपल्सन, मल्टीपल सिंगल रिपल्सन और सिंगल रिपल्सन। अच्छा यहाँ तो ये दोनों तो हिसाब किताब सेम रहेगा, ये दोनों, क्योंकि यहाँ मल्टीपल सिंगल। तो देखो बॉन्ड एंगल जो ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल होगा, जो आप 109 डिग्री 28 मिनट सोच रहे हो, तो ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आएगा ही नहीं, ठीक है, आएगा नहीं, कन्फर्म है। तो आएगा क्या क्या पहले देखते जरा, जो पहले ऑर्डर निकाल देते हैं। बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर आएगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका θ2 होगा, θ2, उसके बाद आपका θ1 बराबर होगा θ3 और सबसे कम क्या होगा θ4 होगा। एक चीज़ ये कि θ2 जो आपका होगा 109 डिग्री और 28 मिनट से भी ज़्यादा होगा, 28 मिनट से क्या होगा ज़्यादा होगा, 109 डिग्री 28 मिनट ज़्यादा होगा ये θ2। और जो θ4 है ये 109 डिग्री और 28 मिनट से क्या होगा कम होगा। बिल्कुल ये चीज़ें ऑब्जर्व, ठीक है, क्लियर यहाँ तक है। अभी हमने H2SO4 का एग्जांपल किया, लेकिन अगर हम लोग ले ले SO4 पे डबल माइनस सल्फेट आयन ले लें, अगर SO4 पे डबल माइनस ले लें, तो इसमें अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की अगर बात करें, बढ़िया से देखना, ये थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सल्फर S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O 2 H नहीं है, इसका मतलब H प्लस निकला होगा तो माइनस आ गया। अब इसमें अगर हम लोग बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे, जैसे ये θ1 मान लो, ये θ2 मान लो, ये θ3 मान लो और ये θ4 मान लो, तो आप लोग के जहन में आएगा कि सर ये θ जो 1 होगा, जो अभी ऑर्डर हम निकालें, θ1 ज़्यादा होगा, θ2 बराबर होगा θ3 के और θ4 सबसे कम होगा, ऐसे करके, सॉरी θ2 θ4 जो होगा आपस में बराबर होगा ये दोनों, और θ3 जो होगा सबसे कम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑर्डर है बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए अच्छा होगा क्या, पहले ये समझ लेते हैं। जो आपका बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर होगा ना, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, वो सब आपस में बराबर होगा, θ1 बराबर होगा θ2 बराबर θ3 बराबर θ4। तो ये ऐसा नहीं कि आपका वेस्पर थ्योरी फेल हो गया, बिल्कुल नहीं। एक रेजोनेंस, एक आपका फैक्टर है रेजोनेंस, और वो काफ़ी बड़ा इम्पॉर्टेंट रखता है केमिस्ट्री में, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पर रेजोनेंस में आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। देखो दोस्त, मैं एक चीज़ यही बोल सकता हूँ कि देखो क्या है ना, कि किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ते हो तो कोई अगर ये आपको बोलता है कि उस चैप्टर का 100% आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, आप घर पे जाओ बना लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कोरिलेट कर दिया जाता है। तो ऐसा ज़रूरी है थोड़े है कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसको अगर कोरिलेट किया जा रहा है तो ऑलरेडी आप उस चैप्टर को पढ़ रखे होंगे, ऐसा तो नहीं है, वो बाद में आएगा,
है ना। हाँ, थोड़ा सा वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक झलक देख करके या फिर थोड़ा सा सर जो है काम करने का थोड़ा तरीका सिखा देते कि ऐसे ऐसे होगा, थोड़ा काम अपना करना। वही चीज़ फिर जब डिटेल में पढ़ना होता है तो उसमें हम लोग तब समझते हैं कि हाँ, मतलब आपको 2 साल कोर्स करने के बाद ये चीज़ समझ में आएगा कि हम एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कैसे रिलेट कर पाएंगे। ये सब चीज़ें छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इन चीज़ों को सोच करके, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो मैं आपको ये समझाऊंगा भी, बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा कि थोड़ा सा आप रेजोनेंस क्लियर करें। हालांकि रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस कैसे होता है, रेजोनेंस के कंडीशंस क्या है, ये सब मैं यहाँ नहीं बताऊँ, क्योंकि रेजोनेंस टोटल 5, 6, 7 क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ। अभी मैं आपको बस रेजोनेंस पकड़ने का बस तरीका बताऊँगा और क्यों बराबर होता है, थोड़ा कोशिश करूँगा आपको समझाने का कि एंगल क्यों बराबर हो जाता है। क्लियर है। एक दो और एग्जाम्पल इस पर भी करा दूंगा ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो। जैसे देखो, जैसे ये आपका जो एस है, बढ़िया सीखना चला यहाँ पे, सल्फर, ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OP माइनस और सिंगल बॉन्ड OP माइनस, यही चीज़ है। तो देखो दोस्त, क्या है इसमें रेजोनेंस है, ठीक है। अब सर रेजोनेंस है, ये आपको पता चल रहा है, हमको कैसे पता चलेगा रेजोनेंस है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे रेजोनेंस होने के लिए 2 चीज़ें हैं, हालांकि हो सकता है मैंने पढ़ाया होगा थर्मोकेमिस्ट्री में, पता नहीं बच्चे पढ़ते हैं, याद रखते नहीं रखते हैं, कि रेजोनेंस के लिए कंडीशन ये है कि रेजोनेंस के लिए कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंजुगेटेड सिस्टम मतलब 2 चीज़ एक बॉन्ड के गैप पे होना चाहिए, ठीक है। कंजुगेटेड सिस्टम हो और दूसरा ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम हो, जैसे कंजुगेटेड सिस्टम हो पहला चीज़, और दूसरा क्या होना चाहिए, उन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, इस मतलब 1 बॉन्ड गैप होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या, यहाँ निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और एक बॉन्ड का गैप के बाद ये डबल है, तो इसके बीच रेजोनेंस होगा। मतलब अब देखो, कुछ भी कहने का मतलब देखो, मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये सब कंजुगेटेड के फॉर्म में ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ हो, एक दूसरे के साथ कंजुगेटेड हो और दोनों के बीच में कितना बॉन्ड का गैप हो, 1 बॉन्ड का गैप हो, तो इसका मतलब जो रेजोनेंस है। और देखो है होगा कैसे रेजोनेंस, ये भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये जैसे निगेटिव है, ठीक है, ये 1 बॉन्ड का है, ये डबल, तो होता क्या है कि ये वाला जो माइनस है ना, ये यहाँ पे उतर करके ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पे चला आता है, तो यहाँ डबल आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। अब बच्चे नहीं समझ पा रहे कैसे, तो मैं ऐसे समझाता हूँ। जैसे ये डबल है, तो डबल में एक सिंगल फिक्स कर दो, इसको मैं तोड़ूंगा, इसको अगर मैं तोड़ता हूँ तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस लाते हैं। अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, कैसे भी समझो, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना इलेक्ट्रॉन तो रख ही रहा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ OP माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। अब प्लस माइनस के बीच में देखो एक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि जब बॉन्ड टूटता है तो प्लस माइनस के फॉर्म में, तो जब यहाँ प्लस यहाँ माइनस टूटा है तो यहाँ प्लस माइनस, माइनस प्लस के बीच देखो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये डबल है, तो देखो यहाँ डबल आ गया, ये सिंगल हो गया। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल आ जाएगा, तो यही चीज़ आ जाएगा। फिर देखो इसका इसके बीच हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सब में जो है ना कहीं ये चीज़ जब होगा तो सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे। ये जो आपको सिंगल लग रहा है, ये सिंगल नहीं है, डबल भी है। ये डबल लग रहा है, वो प्योर डबल नहीं है, वो सिंगल और डबल के बीच का कैरेक्टर है। अब समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ डबल आ जाएगा, यहाँ सिंगल आ जाएगा। तो क्यों हो ना हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं सब जगह एक जैसा होगा। बॉन्ड का जो बोल सकते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन, वो एक जैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके कारण क्या होगा कि सारे बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, सारे बॉन्ड एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि सब जगह सेम रिपल्सन होगा, इसलिए आपका बॉन्ड एंगल सबका बराबर है। मैंने थोड़ा समझाया ड्यू टू रेजोनेंस, हल्का एक बस झलक लिख देता हूँ, ड्यू टू रेजोनेंस। तो जब आएगा तो मैं देखूंगा। एक दो और एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमने लिया NO2 पे सिंगल माइनस, अगर हमने लिया, चलो NO2 पे सिंगल माइनस, तो N, ठीक है, डबल बॉन्ड O और O पे सिंगल माइनस, और ये नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर रहेगा। तो इतना क्लियर है। अब देखो क्या है, निगेटिव, 1 बॉन्ड का गैप, डबल। तो आप अगर कंपेयर करने के लिए, अगर आपको मिला कि जैसे अगर आपको कंपेयर करने के लिए मिला, जैसे मान लो कि अभी बॉन्ड यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल की भी अगर बात करते, सॉरी, अगर यहाँ पे मैं अगर अभी बॉन्ड एंगल की बात किया था ना मैंने, यहाँ पे बॉन्ड एंगल, तो θ1 बराबर था θ2 बराबर θ3 अब बराबर θ4। अगर मैंने बॉन्ड लेंथ की भी बात की होती है, A B, इसको C, इसको D मान लेते हैं, तो बॉन्ड लेंथ BL, बॉन्ड लेंथ की भी अगर मैं बात करती, बॉन्ड लेंथ का अगर बात करता, तो A बराबर B बराबर C अब बराबर D होता है, क्योंकि सब जगह एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें, ये θ1 मान लो, ये आपका एंगल से अच्छा होगा, एंगल तो पता नहीं चलेगा, एंगल तो दोनों के केस में यहाँ पे दोनों सेम आ रहा है। चलो ठीक है, एंगल ही ले लेते हैं। जैसे मान लो कि ये वाला एंगल θ1 और ये वाला जो, सॉरी, ये एंगल मान लेते हैं θ2, ये एंगल मान लेते हैं θ3 मान लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों को लगता है क्या रहा कि सर यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच रिपल्सन है, यहाँ पे लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड के बीच रिपल्सन, यहाँ पे लोन पेयर सिंगल, तो ये रिपल्सन ज़्यादा है,
तो उस हिसाब से वो बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर लिखेगा, बिल्कुल अच्छे से देखना जरा, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग थीटा 2 ज़्यादा होगा, बढ़िया से थीटा 2 ज़्यादा होगा, थीटा 2 ज़्यादा होगा थीटा 3 से कम होगा थीटा 1, क्योंकि लोन पे रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो ये गलत है बिल्कुल आपका, क्योंकि अब देखो यहाँ रेजोनेंस जब होगा तो यहाँ पर जो करेक्टर आएगा ये सिंगल नहीं है, क्योंकि जब टूटेगा तो प्लस माइनस यहाँ डबल आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब थीटा 2 बराबर हो जाएगा थीटा 3 और थीटा 1 छोटा होगा। ये ऑर्डर सही है। अब बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूँ, इसका बॉन्ड लेंथ ए, इसको बी मान लेते हैं, तो ए बराबर बी हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूँ, बी एल की बात करूँ, तो ए बराबर बी हो जाएगा। तो ये सब रेजोनेंस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। अगर ये आपकी जो मैंने अभी एग्जाम्पल सल्फेट या नाइट्रेट वाला जो मैंने कराया, सॉरी नाइट्राइड बोलते हैं इसको, NO2 पे सिंगल माइनस है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो बच्चे मतलब रेजोनेंस पढ़ेंगे उसको उस समय में मैं एक बार फिर से इसको डिस्कस करूँगा तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, सेकेंड फ्रैक्शन एप्लीकेशन पे आते हैं। सेकेंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें हम लोग कैसे वेस्पर थ्योरी लगाएंगे, एंड वेस्पर थ्योरी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पर थ्योरी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ते हैं, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो sp2 का मतलब हुआ कि 3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, 3, और 3 आने का मतलब या तो 3 सिग्मा हो, या तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर हो, ये हो सकता है, या तो है ना और भी केसेस हो सकते हैं। तो मैं अगर मान कर चलो 3 सिग्मा है तो सेंट्रल एटम को नाम दे देते हैं ए, और 3 सिग्मा एक दूसरे से कैसे मतलब ओरिएंटेड होगा स्पेस में, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे से कैसे ओरिएंटेड होगा, एक प्लेन में ट्रायंगुलर के फॉर्म में, ऐसे ओरिएंटेड होगा 3 सिग्मा, ठीक है। और अगर मान लो कि 2 सिग्मा 1 लोन पेयर रहे तभी ये इस तरह से ओरिएंटेड होगा, लोन पेयर तो यहाँ हो जाएगा आपका, तीनों तो सेम ही है पोजीशन, है ना, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके ओरिएंटेड होगा, यही ना। तो आप अच्छा एक चीज़ और आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि सर अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये होता है सर शेप इसका ट्रायंगुलर प्लेनर क्यों है। ट्रायंगुलर प्लेनर हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, हालांकि मैंने एक बार बोला आपको कि हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से मैं सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको थोड़ा समझाओ। मैंने आपको क्या बोला कि वेस्पर थ्योरी कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल एटम के अराउंड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर का सजावट इस तरह से अपने आप को कराएगा, है ना, ओरिएंटेड होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ताकि उनके बीच रिपल्सन कम हो। तो आप तीनों को आप इस तरह से आपको अरेंज करना है उन तीनों को, ताकि उनके बीच रिपल्सन कम हो। तो आप क्या करोगे, एक प्लेन में तीनों को 120 डिग्री से अरेंज कर दोगे, और जैसे 120 डिग्री से अरेंज करोगे तो उनके बीच में रिपल्सन कम होगा। अब कुछ बच्चा कहेंगे नहीं सर हम 180 पे, दो को 180 पे रखेंगे, बीच में 90, तो 90 इन दोनों के बीच में रिपल्सन कम है, लेकिन यहाँ रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। तो एक को दो को 180 के साथ कर दिया, एक को दोनों के साथ 90 पे कर देंगे अगर ऐसे हम, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, तो रिपल्सन वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो हमको रिपल्सन बिल्कुल मिनिमम रखना है और स्टेबल रखना है, तो आपको यही सजावट करना पड़ेगा। इसको छोड़कर कोई दूसरा सजावट है नहीं कि जिसमें रिपल्सन आपका बहुत कम हो और स्टेबल ज़्यादा हो, तो ये यही सजावट है। तो इस सजावट का जो अगर आप देखेगा स्ट्रक्चर या शेप की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर या शेप, तो आपका स्ट्रक्चर या शेप कैसा होगा, बिल्कुल दिख ही रहा है आपको, आपके सामने है ट्राइगोनल प्लेनर, चूँकि प्लेन में है, ट्रायंगुलर प्लेन, और थीटा कितना होगा 120 डिग्री, ये तो आपको समझ में आ रहा है, थीटा 120 डिग्री। और ये यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर या शेप की बात करें, देखो स्ट्रक्चर या अगर हम लोग शेप की बात करें तो देखो स्ट्रक्चर जो होता है ना वो पूरे होल बॉडी को लेकर सोचा जाता है स्ट्रक्चर, लेकिन शेप में एक प्रॉब्लम है। शेप के में क्या करते हैं ना, हम लोग लोन पेयर को एब्सेंट करके सोचते हैं, ठीक है, लोन पेयर को एब्सेंट करके सोचते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर और शेप जो आपका होगा वो ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होगा। आप सोच कर देखो, लोन पेयर को एब्सेंट अगर कर देंगे तो ये दो बस बॉन्ड आपको दिख रहा है, और दोनों है ना लीनियर भी नहीं है, एक सीधे लाइन में भी नहीं है, ये घुमा हुआ है। घुमा हुआ तो इसको हम लोग बेंड शेप कह सकते हैं, भी शेप है ना, भी शेप कह सकते हैं, या एंगुलर शेप बोल सकते हैं। तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, भी शेप, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगुलर, बढ़िया से अच्छे से सब सीखना है, एंगुलर शेप, या इसको बोल सकते हैं हम लोग बेंट मतलब मुड़ा हुआ, बेंड शेप कह सकते हैं। और थीटा जो यहाँ पे होगा, यहाँ थीटा 120 है, लेकिन जो यहाँ जो थीटा होगा ये वाला थीटा मेंशन कर रहे हैं हम, ये थीटा हमेशा दो एंगल के, सॉरी दो
मतलब बॉन्ड के बीच का एंगल मेंशन होता है, लोन पेयर के बीच नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो अगर थीटा यहाँ पे अगर हम लोग मेंशन करें ये वाला थीटा, तो ये जो आपका थीटा होगा वो लेस देन 120 होगा वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप सोचो ना, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा यहाँ पे। ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन जब ज़्यादा होगा, ये इसको ज़्यादा रिपेल करेगा, ये इसको ज़्यादा रिपेल करेगा, तो ये दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाएगा, और नज़दीक आने से क्या होगा, बॉन्डिंग 120 डिग्री से घट जाएगा। क्लियर यहाँ तक? कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैं हाइड्रेशन दिखाऊंगा अभी। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है BF3 है ना, COH2, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, और भी SO3। अभी तुरंत मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। इसका एग्जांपल भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे CH2 कार्बिन इसको बोलते हैं, HNO2 SO2, ये सब हो सकता है, ठीक है। पीछे इसका एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर बनाकर मैं दिखा रहा हूँ, तो एक सेकेंड। जैसे देखो, जो आपका BF3 है, अभी जो एग्जाम्पल मिल गए थे BF3, तो BF3 जो एग्जाम्पल मिल गई थी, देखो क्या, बोरोन 3 फ्लोरीन है, तो बोरोन 3 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन यहाँ पे नीचे ऐसे लगाएंगे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, देखो ट्रायंगुलर पिरामिड शेप में हो गया, ठीक है। इस तरह से रहेगा, थीटा यहाँ की कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, BF3 का हो गया, ठीक है। और चाहे COH2 रहे, COH2 एल्डिहाइड है आपका, C डबल बॉन्ड O, ये आपका H फॉर्मल्डिहाइड, देखो अच्छे से। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर है क्या, कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आपका जो थीटा होगा वो लेस देन 180 होगा। मतलब कौन सा थीटा, ये भी मेंशन करना पड़ेगा, रुक जाओ। ये वाला थीटा 1 मान लेता है, ये वाला थीटा 2 मान लेते हैं, तो जो थीटा 2 होगा ना वो लेस देन 120 होगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा इसको ज़्यादा, ये मल्टीपल बॉन्ड है ना, मल्टीपल इसको रिपेल करेगा, तो ये काफ़ी नज़दीक आएगा, तो 120। हाँ, ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला, ये एंगल ज़्यादा होगा, थीटा 1 क्या होगा, 120 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे फिर एक और एग्जाम्पल SO3 लिए थे हम, तो SO3 में अब देखोगे तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही होगा ना। तो तीनों तो एक ही चीज़ है, बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड सब तो एक तरह से रिपेल करेगा, तो यहाँ थीटा आपका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा, थीटा आपका 120 डिग्री होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल को अगर देखें हम लोग, राइट साइड वाला जो लोन पेयर वाला था आपका, पहला CH2 था, तो CH2 में अगर देखें तो CH2 कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो एक इसका तो कार्बन के पास एक लोन पेयर रहेगा, तो कार्बन के पास लोन पेयर ये H और ये वाला H, और ये जो बॉन्ड थीटा जो होगा वो लेस देन 120 डिग्री होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेकेंड एग्जाम्पल था HNO2, तो HNO2 का देखें तो N एसिड है, तो OH तो आप एक लगा दो पहले, और डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच का भी थीटा क्या होगा, थीटा आपका लेस देन 120 डिग्री होगा। फिर और भी एक एग्जाम्पल मैंने लिया था SO2, तो SO2 में सल्फर एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड O, ऑब्वियसली ये भी थीटा कितना होगा, लेस देन 120 डिग्री। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद तीसरे फ्रैक्शन एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। तीसरा आपका फ्रैक्शन एप्लीकेशन हम लोग लेंगे, सेकेंड हम लोग लिए थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अब लेंगे हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पर थ्योरी, और इसमें हम लोग वेस्पर थ्योरी लगाएंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पर थ्योरी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अब देखो क्या है, sp3 का मतलब होता है कि 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, S3p है, 4 का मतलब कि अब देखो हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि 4 सिग्मा हो, लोन पेयर 0 हो जाएगा, 3 सिग्मा हो, 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा हो तो 2 लोन पेयर, ऐसे करके तो बहुत सारे केस हो जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि केस फर्स्ट लेते हैं इसी में, जैसे sp2 वाले में तो 2 ही केस था, तो एक साथ डिस्कस कर दिया वहाँ पे। केस फर्स्ट इसमें लेते हैं कि जब आपका सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना हो, सिग्मा बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन हो वो कितना हो, 4 हो, तो अभी ऐसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 के लिए लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। तो इस केस में जो आपका स्ट्रक्चर होगा या जो शेप आपका होगा, स्ट्रक्चर या शेप, वो आपका टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। अब मैं ये समझाता हूँ आपको कि टेट्राहेड्रल ही क्यों होगा, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल आपका नॉन प्लेनर होता है। ये ऐसा नॉन प्लेनर क्यों होगा, अभी एक चीज़ बताओ मेरे को। जैसे 4 सिग्मा को अगर हमको मान लो कि 4 आपको लाइन मिला, 4 स्ट्रेट लाइन, उसको आपको अरेंज करना है, एक सेंटर के अराउंड आपको अरेंज करना है, और इस तरह से अरेंज करना ताकि रिपल्सन कम हो, तो और सिस्टम भी एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, है ना। तो आप एक चीज़ मेरे को बताओ कि अगर हमको 4 लाइन मिला, अगर हम उसको सजाते हैं, ठीक है, तो उसको अगर मैं चारों को एक प्लेन पे 90 डिग्री पे सजा देते, तो आप एक चीज़ बताओ, 90 डिग्री पे होगा क्या कि 90 डिग्री पे 2 बॉन्ड नज़दीक है, 90 डिग्री बस 90 डिग्री है,
अब इससे पहले देखोगे तुम 120 डिग्री पे है, और 120 डिग्री जब 4 लाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब आप 4 को एक दूसरे के साथ सजा रहे हो तो दो जो आपका लाइन है वो 90 डिग्री पे आ रहा है, और 90 डिग्री एक छोटा एंगल है, छोटा एंगल पे अगर दो बॉन्ड पेयर रहेगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो हमको और भी कम करना, कोशिश करना है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कम हो। तो होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि उन सब को हम लोग 109 डिग्री पे अरेंज करते हैं, 109 डिग्री पे। और जब 109 डिग्री पे अरेंज करते हैं तो वो 109 डिग्री पे अरेंज होता है तो उसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसलिए बोलते हैं, टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब भुजा। तो हम लोग करते क्या है कि आप कैमरे का स्टैंड देखेंगे तो 3 नीचे की तरफ, एक उसको ऊपर की तरफ दिखा देते हैं, ऊपर की तरफ एक डाल देते हैं। तो जब आप ऊपर वाले छोर को नीचे वाले तीनों छोर से मिलाओगे और नीचे वाला तीनों छोर को जब आपस में मिलाओगे तो आपको 4 प्लेन दिखेगा, एक 3 ऊपर ऐसे करके, 3 ऊपर ट्रायंगल फॉर्म में, 3 दिखेगा और नीचे एक चौथा, 4, इसलिए टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और उस तरीके में आप देखो 109 डिग्री पे उसको अलाइन कर रहे हो तो 109 डिग्री एंगल बढ़ा हुआ है, ज़्यादा है, और ज़्यादा एंगल पे दो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम है, तो इसका मतलब उस फॉर्म में रहना चाहेगा। क्योंकि अगर आप एक प्लेन पे रखते हो तो 90 डिग्री पे, तो कम एंगल की वजह से रिपल्सन ज़्यादा होगा। रिपल्सन कम करने के लिए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 109 डिग्री पे रखते हैं। 109 डिग्री 28 मिनट पे, इसलिए आपका वो टेट्राहेड्रल। तो देखो ऐसे अलाइन होता है, ए मान लो सेंट्रल एलिमेंट है और एक ऊपर ऐसे है ना, ऐसे करके इस तरह से अगर अलाइन, तो इनके बीच का जो थीटा होगा, थीटा वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, जब इसको हम लोग इस सब से मिलाते हैं, आप अगर देखो मिला कर देखो आपको ये टेट्राहेड्रल दिखेगा। ऊपर से देखो ये दिख रहा है, इसको ऐसे मिलाते हैं टेट्राहेड्रल दिखता है। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, टेट्राहेड्रल। अच्छा, इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपका CH4, मैं इसका एग्जांपल करा भी दूँगा, जो CH4 POF3 और भी बहुत सारे SO2F2 और भी HClO4, ये सब आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। XCO4 ले लेते हैं, XCO4, ये सब और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे देखो CH4 में कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 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 4 सिग्मा। POF3 फास्फोरस 5, देखो जल्दी जल्दी कैसे ड्रॉ करेंगे। फास्फोरस, इसका हाइब्रिडेशन क्यों मैंने बोला sp3 है। अब देखो फास्फोरस सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन, फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 फ्लोरीन है, तो 3 अनपेयर्ड से 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा और 2 बचा, 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, SO2F2, सल्फर के पास 6 है तो 2 इसके साथ, 4 जो बचा, 4 में 2 इसके साथ, मतलब सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, ऐसे करके आएगा। HClO4 तो ऑक्सो एसिड है तो Cl तो एक OH के साथ जुड़ेगा, OH के साथ एक जोड़ दो पहले OH के साथ, और 3 ऑक्सीजन मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ है तो 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे जुड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का पोजीशन है, क्योंकि सब आपका जो अभी है ना वो टेट्राहेड्रल क्या है ना कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। मतलब किसी भी तरीके से अगर आप घुमाओ, ऊपर नीचे करो तो सब इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो कहीं पर भी किसी को भी रख सकते हैं, इसमें कोई ओरिएंटेशन का सवाल नहीं है। ठीक है, इस तरह से होगा। अब जो आपका XCO4 है, जिनके पास 8 होता है तो 8 इलेक्ट्रॉन से 4 ऑक्सीजन को जोड़ना है, डबल डबल से जोड़ेगा, ऐसे करके इस तरह से देख लो। ठीक है, और अगर हम एंगल की बात करें, देख लो जरा एंगल यहाँ पक्का है, थीटा 109 डिग्री 28 मिनट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चारों सिग्मा है इसमें। लेकिन देखो अब यहाँ पे थीटा देखो घटेगा। अब थीटा, अगर हम इस थीटा की अगर बात करें, ये वाला थीटा अगर मान लो हम बात करते हैं, ये वाला थीटा, और एक हम लोग ले लेते हैं ये वाला थीटा, तो ये जो आपका थीटा होगा, ये वाला थीटा, ये आपका थीटा होगा ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच रिपल्सन होगा ज़्यादा, और रिपल्सन जब ये होगा तो ये सिंगल के बीच रिपल्सन कम है, तो ये रिपल्स ज़्यादा करके इसके बॉन्ड के एंगल घटा देगा। तो ये जो आपका एंगल होगा थीटा, ये वाला, अगर इसको थीटा डैश नाम दे देते हैं तो ये आपका लेस देन होगा 109 डिग्री से। इसी में देख लेते हैं, ये वाला एंगल थीटा तुम मान लो, आप ये समझ भी सकते हो, अगर इसको थीटा मानते हो तो ये जो थीटा इसमें होगा ये 109 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, 109 डिग्री से ज़्यादा होगा, है ना। ऐसे करके आप देख सकते हो। इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये ऑक्सीजन के बीच में अगर ये वाला बात करें, अब ये थीटा 109 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा, बराबर नहीं होगा। तो कब ज़्यादा कब कम ये आप बिल्कुल, हाँ इसमें क्या होगा, थीटा सब 109 डिग्री होगा, क्योंकि सब रिपल्सन एक जैसा है। ठीक है, केस 2 लेते हैं अगर हम, केस 2 बढ़िया से। केस 2 में हम लोग क्या करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लो कि 3 है,
तो इसका मतलब कि sp3 होने के लिए लोन पेयर को भी 1 होना पड़ेगा। अब इसका फॉर्म क्या होगा, ए 1 लोन पेयर और 3 सिग्मा, ठीक है, 1 लोन पेयर 3 सिग्मा। एक चीज़ बताओ, चारों पोजीशन तो सेम है, चारों पोजीशन सेम है, तो लोन पेयर ऐसे मैंने रख दिया, 3 जो है इसके पास बॉन्ड मैंने इसको इस तरह से लगा दिया। कुछ बच्चे सोच रहे सर नहीं सर, अगर हम ये लोन पेयर अगर यहाँ लगाएं और एक यहाँ पे इसको सिंगल, तो ये दोनों अलग हो जाएगा। नहीं, अलग नहीं होगा, दोनों सेम है। आप अगर स्ट्रक्चर को अगर अच्छे से एनालाइज करोगे, 3 नीचे एक ऊपर करके और किसी तरह से उसको घुमाओ फिराओ, तो वो आपको एक ही जैसा दिखेगा, तो वो स्ट्रक्चर बदलेगा नहीं, सेम है, सब इक्वलेंट पोजीशन है, सब 109 डिग्री पे इक्वलेंट पोजीशन है, ठीक है। तो आप दोनों स्ट्रक्चर सेम है। अच्छा, इसमें देखते जरा, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में यहाँ रिपल्सन है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच अगर रिपल्सन अगर है, तो आपका जो एंगल होगा ये वाला, हम लोग बॉन्ड के बीच में एंगल कंसिडर करते हैं, वो थीटा जो होगा वो 109 नहीं होगा, 109 डिग्री से कम होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर या शेप की मैं अगर बात करूँ, स्ट्रक्चर या शेप, तो आपको ऑब्वियस है स्ट्रक्चर या शेप लोन पेयर को तो एब्सेंट करके देखेंगे, तो लोन पेयर को अगर एब्सेंट करके अगर हम लोग देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पिरामिडल होगा। आप एक चीज़ देखो, लोन पेयर को सोचेंगे नहीं तो आपको नहीं लग रहा है कि एक छोर से 3 चीज़ें नीचे आ रही है, तो पिरामिड जैसा दिख रहा है आपको, तो पिरामिडल बनेगा। इस तरह से क्या होगा, पिरामिडल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अमोनिया है ना, SOOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इस तरह का बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन एक दो देख लें। जैसे अमोनिया का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहीं पे देखते हैं, जैसे अमोनिया जो आपका है, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 1 लोन पेयर ऐसे दिखाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, SOOH का होल 2 डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH, ठीक है, और इसके पास एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ पे लिखा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बोले ऊपर लिखा नीचे, बात बराबर है, ऐसे करके, ठीक है। ये केस 2 आपका था। केस 3 फिर हम लोग देखते हैं जरा, केस 3, ठीक है। केस 3 अगर हम लोग देखें, केस 3 में हम लोग क्या करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड पेयर 3 लिए, तो इस पर लेते हैं सिग्मा जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, वो मान लेते हैं 2 है, तो इसका मतलब लोन पेयर को भी कितना होना पड़ेगा, 2, तब आएगा हाइब्रिडेशन। तो इसका मतलब इस फ्रेम इस बार क्या होगा, ए 2 लोन पेयर और एक ये आपका, ठीक है। आप ऐसे भी समझ लो, किसी भी तरीके से डालो, वो सारे इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डाल रखो लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर रखो, चाहे इसको यहाँ रखो, सब सेम है, एक ही जैसा है। तो अगर इसके हम लोग यहाँ पे जो है ना, ठीक है, पोजीशन तो इक्विवेलेंट है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर भी आपका क्या है, लोन पेयर, यहाँ देखो लोन पेयर एंड साथ ही साथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, यहाँ पे प्रेजेंट है, रिपल्सन है, तो थीटा क्लियर हो गया कि लेस देन 109 डिग्री से कम होगा थीटा, ये वाला, ठीक है। थीटा 109 डिग्री से कम होगा। और अगर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, स्ट्रक्चर या शेप की अगर हम बात करें, तो आप सोच कर देखो, लोन पेयर को एब्सेंट करके देखेंगे तो ये 2 बॉन्ड दिख रहा है और लीनियर तो है नहीं, एक लाइन पे तो है नहीं, ऑब्वियस बेंट है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वी शेप या एंगुलर शेप, या हम लोग इसको बोल सकते हैं बेंट शेप, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स जैसे H2O, SClO2 और भी बहुत सारा होगा, एग्जांपल देकर दिखाते हैं। ऑक्सीजन 2 लोन पेयर होता है, तो 2 लोन पेयर ऐसे मैंने दिखा दिया, और 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, ठीक है। SClO2 तो एक Cl तो ये हो गया आपके पास, ऑक्सो एसिड OH लगा लो, एक डबल बॉन्ड O लगाओ, पहले डबल बॉन्ड O ऊपर ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके पास ऑक्सीक्लोरीन के पास 7 होता है, 7 में तो 1 अब 2, 3 इलेक्ट्रॉन 4 में मतलब 2 लोन पेयर, ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से होगा। नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन एप्लीकेशन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और इसके साथ हम लोग इसका वेस्पर थ्योरी देखेंगे इस पर, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, इसमें बहुत सारे केस हो सकते हैं। sp3d का मतलब हुआ 5 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, और 5 कई तरह से आ सकता है, सिग्मा बॉन्ड 5 लोन पेयर 0 हो, सिग्मा बॉन्ड 4 लोन पेयर 1 हो, ऐसे करके, तो बहुत सारे केस। तो केस फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो आपका sp3d सिस्टम है, हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके हर बार एग्ज़ाम में, तो इसको थोड़ा मन लगा कर सीखने की ज़रूरत है। तो इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग। केस फर्स्ट पहले देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कितना है, 5 है, तो लोन पेयर कितना होना पड़ेगा, 0, तब तो आएगा ये।
ठीक है। इसके स्ट्रक्चर और अगर शेप की मैं बात करूँ तो इसके स्ट्रक्चर और शेप जो होते हैं ये होता है ट्राइगोनल। क्यों होता है मैं समझाऊंगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शॉर्टली इसको टीबी पी भी बोलते हैं, टीबीपी, टीबीपी। ठीक है, समझते हैं। जैसे आपके पास अगर मान लो कि आपको इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम दिया गया, ठीक है, और उसको सजाना है, तो अगर आप एक प्लेन में ही रखते हो तो 72 डिग्री आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के साथ 72 डिग्री % कम होगा, तो 5 को तो आप एक प्लेन पे बिल्कुल नहीं रख सकते हो। तुम याद करो ना, 3 तक तो तुम रखे, चौथे को तो तुम रखे भी नहीं जब 90 डिग्री पे आ रहा था। तो 5 तो ऑब्वियस है कि तुम एक प्लेन पे 5 को रख नहीं सकते हो। अच्छा, अब क्या है कि हम लोग कर क्या रहे हैं ना कि 3 को प्लेन पे रख रहे हैं 120 डिग्री पे, 3 को एक प्लेन पे रख रहे हैं, और 2 को क्या कर रहे हैं ना कि एक को ऊपर एक को नीचे एक्सियल पे रख दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि रिपल्सन आपका कम हो जा रहा है। और इस सिस्टम के अलावा कोई ऐसा आप सिस्टम नहीं बना सकते हैं जिसमें इससे कम रिपल्सन आपका हो। और ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, इसके स्ट्रक्चर के नाम पर ये नाम पड़ा है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। कैसे, इसको मैं समझाता हूँ। ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल बेस उसका ट्राइगोनल, पिरामिडल। अब बाई मतलब 2, ठीक है, बाई, सॉरी पाई लिख दिया मैंने, बाई, ठीक है ना। तो उसके स्ट्रक्चर पे अब कैसे होगा, जैसे ये सेंट्रल मान लो, प्लेन पे, ये प्लेन पे है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम, ठीक है, ये प्लेन पे आपका है। तो देखो ये ट्रायंगुलर हो गया, बेस ट्रायंगुलर है। एक ऊपर जब लाइन खींचेंगे, इसको जब तीनों से मिलाएंगे तो एक पिरामिड ऊपर से बनेगा, और जब नीचे लाइन खींचेगा फिर इस नीचे वाले ये छोर को इन तीनों से मिलाएंगे, नीचे से एक पिरामिड बनेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। और अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसमें बॉन्ड एंगल सब एक जैसा नहीं है। अभी इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े हाइब्रिडाइजेशन, उसमें सब में बॉन्ड एंगल एक जैसा था। sp2 तो 120 120 120 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर थे। जब हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़े तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देखे बॉन्ड एंगल सब 109.28 डिग्री था, 109 डिग्री 28 मिनट था। तो क्योंकि वो स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट था, ये स्ट्रक्चर आपका इक्विवेलेंट नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 120 डिग्री है, ये तो दिख ही रहा है, लेकिन ऊपर वाले का सबको इसके साथ अगर देखोगे तो यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है। तो आप ऐसे समझो ना कि ये जो आपका है इरेगुलर ज्योमेट्री है, क्योंकि एडजेसेंट बॉन्ड एंगल है वो सेम नहीं है, तो ज्योमेट्री आपका क्या है, इरेगुलर ज्योमेट्री है। और अगर इरेगुलर ज्योमेट्री है तो इसके फीचर्स को, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या इरेगुलर ज्योमेट्री के कारण जब आप इसको रिजॉल्व करोगे, इसकी ज्योमेट्री को जब रिजॉल्व करोगे तभी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, इसको ज़रा समझते हैं। हमने लिखा कि चूँकि जितने भी एडजेसेंट बॉन्ड एंगल है वो सेम नहीं है और इसके कारण से ज्योमेट्री इरेगुलर है। ठीक है, और इरेगुलर ज्योमेट्री को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको रिजॉल्व करके, तोड़ करके, उसकी ज्योमेट्री को तोड़ करके। अब देखो उसकी ज्योमेट्री को ऐसे ब्रेक करेंगे, जैसे ये आपका, जैसे ऐसे समझो ना, बीच में ये आपका सिस्टम है, ठीक है, पॉइंट है, ये आपका एक ऊपर है एक नीचे है और ये 3 प्लेन पे है, ऐसे ही। आप खुद सोचो जरा कि ये कहीं ना कहीं 2 सिस्टम से मिलके बना है। इसमें आपको ये सिस्टम 2 पार्ट में ब्रेक करता हुआ दिख रहा होगा। एक तो आपका, सॉरी गलत है, एक तो आपका प्लेन पे ट्रायंगुलर प्लेनर सिस्टम, और एक आपका जो है एक्सियल, ये वाला सिस्टम। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखोगे, ये 3 के लिए 1 2 3, इसके लिए क्या होगा, sp2 होगा। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन एक ऊपर एक नीचे वाला है, ये वाला, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, ये pd होगा, pd, तब तो आएगा sp3d, ये pd आपका है। और ये शेप किसका होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर का। और ये इसका ये जो होगा वो अब क्या होगा, लीनियर शेप होगा आपका। तो ये कहीं ना कहीं दोनों शेप का ये मिक्स्ड वाला पार्ट था। तो इसको हम लोग जब रिजॉल्व किए तो एक ट्रायंगुलर प्लेनर है, एक आपका लीनियर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका pd हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और, ये जो आपका इक्विवेलेंट है, सॉरी इक्विवेलेंट तो है, इक्वेटोरियल पार्ट है, ये तीनों का तीनों आप अगर देखोगे तो इक्वेटोरियल पार्ट है। तो या इसके पोजीशन को आप इक्वेटोरियल पोजीशन बोल सकते हैं आप। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये जो है आपका एक्सियल है, एक्सियल या एपिकल पार्ट बोल सकते हैं हम लोग, है ना। ये आपका XY प्लेन पे है, साफ साफ दिख रहा है XY प्लेन पे है। अगर हम लोग मान लेते हैं इस पूरे सिस्टम को XY प्लेन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Z एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा।
क्योंकि ये तो प्लेन है ना, ये जेड एक्सिस है। तो आप एक चीज़ सोच कर देखो, ये एक्स वाई प्लेन पे, ये जेड एक्सिस पे है, सोच कर देखना ज़रा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई प्लेन पे एस आपका एन एस रहा होगा, एन एस, ये तो नॉन आपका डायरेक्शनल है। अच्छा, एक्स वाई प्लेन पे ये जो आपका दो पी है उसमें कौन सा पी रहेगा, पी एक्स और पी वाई रहेगा, एन पी वाई। एन मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का पी ऑर्बिटल, ठीक है, पी वाई। और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग होना है, तो एक आपका तो है पी, एक आपका है पी, कौन सा होगा, एन पी जेड होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। अब प्लस जो आपका डी है तो वो भी जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो कौन सा जेड होगा, जेड तो बहुत सारा होता है, एन डी डी जेड स्क्वायर होगा, जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, जिसको हम लोग बेबी सूथर शेप वगैरह बोलते थे, याद होगा आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि sp3d जो कि टी बी पी होता है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, इसमें जो डी है, डी, ये कौन सा डी होता है, डी तो बहुत तरह का होता है, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, तो ये आपका डी जेड स्क्वायर वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको देखेंगे हम लोग। अच्छा इसके बाद एक चीज़ और कि ये तो डी जेड स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया कि जो sp3d में जो डी रहता है वो डी जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद ये कि कहीं ना कहीं जो आपका sp3d जो सिस्टम है वो sp2 और pd दो अलग अलग सिस्टम में बटा हुआ है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड के अगर पोजीशन की हम बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर कहाँ जाना चाहेगा। तो अभी हम सीखे ये कि अगर ये sp2 है, ये pd है, तो sp2 वाले में हम लोग देख रहे हैं क्या कि s और p सब एक दूसरे से 120 डिग्री पे है, ठीक है, 120 डिग्री पे है, क्लियर है। तो अगर ये 120 डिग्री पे है तो आपका जो लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड है इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो जिसके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है तो आप उसको कोशिश क्या करोगे कि ज़्यादा दूरी पे रखें, ज़्यादा एंगल पे रखें। तो हमको लगता है कि जो आपका मल्टीपल बॉन्ड या जो लोन पेयर है वो कौन से पोजीशन को ऑक्युपाइड करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन को कि एक्सियल पोजीशन को। ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये वाला, आइए इसको मान लो ए एक्सियल पोजीशन है, तो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में रखें, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या है, एंगल ज़्यादा है, ठीक है, दूरी ज़्यादा है, जिसके कारण रिपल्सन कम होगा। तो जो भी आपका मल्टीपल बॉन्ड या जो लोन पेयर है, ठीक है ना, वो आपका कहाँ रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अच्छा दूसरी बात ये कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये sp2 है, तो ये यहाँ पे एस करेक्टर 33.33%, 33.33%, इसमें भी 33.33% है, और इसमें से pd है तो इसमें एस करेक्टर 0% है। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ रहना चाहता है, तो ये आपको बेंड्स रूल में मैंने पढ़ाया था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो लेस परसेंटेज एस करेक्टर वाले ऑर्बिटल से जुड़ता है। तो इसका मतलब ये हो कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो एक्सियल मतलब पोजीशन से जुड़ेगा, ठीक है। और जो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड है वो कहाँ रहना पसंद करेगा, लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहाँ रहना पसंद करेगा, एक्सियल पोजीशन पे। तो यही इंपॉर्टेंट केस है, ये चीज़ें आपको सीखना है कि जैसे तैसे हमको सजा नहीं देना, क्योंकि हम पोजीशन अलग अलग है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैंने कहा पहले इसको मैं लिख देता हूँ, देखो मैंने लिखा कि रिजॉल्विंग, अगर sp3d को रिजॉल्व करते हैं तो एक्सप्लेन करता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन के पास परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है क्योंकि वो sp2 है, और एक्सियल के पास परसेंटेज एस करेक्टर कम है क्योंकि वो pd है, एस करेक्टर 0 है। तो इस हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड का जो पोजीशन होगा वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे मोर अवेलेबल स्पेस हो, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा, और मोर अवेलेबल स्पेस कहाँ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। और जो आपका पोजीशन ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो कहाँ जाएगा, पोजीशन विथ लेस एस करेक्टर, दैट इज एक्सियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल। आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, आपको याद होगा बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े थे कि जहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे, सॉरी जहाँ कम होगा वहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब इस पर एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो PCl5 है, PCl5 फॉस्फोरस 5 एनपेड, क्लोरीन 5 क्लोरीन को जोड़ेगा, और भी इसका हाइब्रिडाइजेशन साफ साफ दिख रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, sp3d होगा, मतलब फॉस्फोरस 2 क्लोरीन तो एक नीचे एक ऊपर, 3 क्लोरीन आपका, ठीक है, प्लेन पे ऐसे होगा। और बॉन्ड एंगल आप समझ ही रहे हो, इनको बीच के कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और ये वाला बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बात करते हैं, जैसे अगर मान लो कि हम लोग अगर डायपोल मोमेंट की बात करें तो न्यू नेट कितना होगा, न्यू नेट 0 होगा,
क्योंकि आप एक चीज़ देखो जरा, ये जो आपका प्लेन में जो 3 क्लोरीन है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर से पास करेगा 120 डिग्री पे, इधर से पास करेगा, और ये इसका इधर भाग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट करेगा, ये ऊपर ये नीचे, ये दोनों भी एक दूसरे कैंसिल आउट करते हैं, तो म्यू नेट कितना 0। और म्यू नेट 0 का मतलब कंपाउंड पोलर या नॉन पोलर, तो नॉन पोलर ओवरऑल या नेट जो डायपोल है वो 0 है। अच्छा, अब देखते हैं ज़रा, अब इसमें क्या है ना कि अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें, ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें 2 तरह का बॉन्ड है, एक आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड है, एक आपका एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड में किस बॉन्ड का लेंथ ज़्यादा है किसका कम है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे मैं यहाँ से 2 चीज़ें लिख रहा हूँ। पहली चीज़ ये कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड लेंथ और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। तो मेरा ये कहना है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ में आपका जो इक्वेटोरियल जो बॉन्ड लेंथ होगा वो छोटा होगा, एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ा होगा, अकॉर्डिंग टू बेंस रूल, ठीक है। कैसे, मैं समझाता हूँ। आपको हम बेंस रूल के अकॉर्डिंग हम पढ़ाए थे, बेंस रूल के अकॉर्डिंग कि जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, आपको याद होगा। और एक्सियल बॉन्ड लेंथ में परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, कम है, क्योंकि वो पीडी है। एस करेक्टर क्या है, कम है, वो पीडी है, तो इसका कम हो, इसका एस करेक्टर कम है तो इसका तो ये ज़्यादा होगा। इसमें परसेंटेज एस करेक्टर तो ज़्यादा है, sp2 है, 33% है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, एस करेक्टर क्या है, ज़्यादा है, और परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा अगर है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यही कारण इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। तो आप एक चीज़ देखो कि एक्सियल जो बॉन्ड है वो बड़ा है इक्वेटोरियल बॉन्ड से, लेकिन एक चीज़ है कि कसम खाकर नहीं बैठ जाना कि हमेशा एक्सियल ही आपका बड़ा होगा इक्वेटोरियल से, ऐसा नहीं। अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि पांचों आपका जो एक्सियल या जो इक्वेटोरियल वो क्या बोल सकते हो, फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है, इसलिए अभी ठीक है, चलेगा, बाद में इसको देखेंगे। तो हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं और यही कारण है कि जब इसको आप हीट करते हैं, ठीक है, PCl5 अगर हम लोग हीट करते हैं तो PCl5 जो है ये जब इसको हीट करते हैं तो ये टूटता है PCl3 प्लस Cl2 गैस में। हम लोग हीटिंग इफेक्ट वगैरह पढ़े होंगे, तो नहीं तो इसको थोड़ा सीखो। यहाँ PCl3 PCl2 में क्यों टूटा, क्योंकि आपको पता है इस Cl2 कौन वाला टूटा होगा, एक्सियल वाला, क्योंकि एक्सियल का बॉन्ड लेंथ बड़ा है, इलोंगेटेड बॉन्ड लेंथ है, जिसके कारण वो हाईली क्या होगा, रिएक्टिव होगा, हीट करेंगे वो तुरंत ब्रेक कर जाएगा। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कमज़ोर होगा, कम वीक होगा, तो इसलिए ये आपको दे देगा PCl5 टूट करके ये बनाएगा आपका। कुछ और एग्जांपल करते हैं इसी में, जैसे अगर मान लो कि PCl4 और F है, तो अब ऐसा हाइब्रिडाइजेशन तो साफ साफ दिख रहा है, sp3d आपका है। फ्लोरीन कहाँ लगाएंगे, फ्लोरीन आपका सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अभी मैंने तुरंत समझाया, फ्लोरीन को हम लोग लगाएंगे एक्सियल पे, तो फॉस्फोरस ए फ्लोरीन एक ही है आपका, बाकी सब कहाँ लगा देंगे, सारा क्लोरीन आपका 4, ये ऐसे करके हम लोग इसको ये हम लोग लगा दिए, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा, इसमें अगर हम लोग डायपोल मोमेंट की अगर बात करें इसमें अगर हम लोग इसके डायपोल मोमेंट की अगर हम लोग बात करें, पहला चीज़ डायपोल मोमेंट म्यू, तो इसका जो म्यू नेट होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। कैसे, इन तीनों के कारण तो नेट 0 होगा, क्योंकि इन दोनों के कारण 20 रिजल्टेंट पास करेगा, इसका इधर अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम, अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका 0 हो जाएगा। अब इसका क्या है, डायपोल ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, दोनों अपोजिट जरूरी होते, डिफरेंस के कारण क्या आएगा, कुछ वैल्यूज आएगा, तो म्यू नॉट 0, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ कंपेयर करें तो यहाँ पे आपका 3 तरह का जो है ना बॉन्ड है, 3 तरह का बॉन्ड लेंथ है, फॉस्फोरस और फ्लोरीन एक्सियल बॉन्ड, फॉस्फोरस क्लोरीन एक्सियल बॉन्ड, और फॉस्फोरस क्लोरीन चाहे फॉस्फोरस क्लोरीन, ये तीनों क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, 3 तरह का है। तो अभी हम लोग सीखें क्या कि जो आपका एक्सियल होता है वो ज़्यादा होता है उसका बॉन्ड, सॉरी हाँ, एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से आप सोचोगे कि फॉस्फोरस और क्लोरीन में, ठीक है, ज़्यादा किसका होगा, तो अभी आप दिमाग लगाओ कि फॉस्फोरस, अब ठीक है, दोनों तो आपका क्या है, एक्सियल ही है, तो इस फॉस्फोरस क्लोरीन इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा आपका, तो फॉस्फोरस क्लोरीन आपका एक्सियल वाला ज़्यादा होगा, ठीक है,
देखो जरा अच्छे से, आप लोग यही सोचोगे फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड क्लोरीन कौन सा वाला, एक्सियल वाला, ये तो ज़्यादा होगा। आप लोग यही नोट लगाओ फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद फ्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन में आप क्या लगाओगे कि क्लोरीन का फॉस्फोरस क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा लगाओ, क्योंकि क्लोरीन का क्वांटम एन जो है ना वैल्यू ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ एन पे भी डिपेंड करता है ना, एन ऑर्बिट के संख्या में डिपेंड करता है, तो क्लोरीन का साइज बड़ा होने का कारण बॉन्ड लेंथ तो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, फ्लोरीन से ज़्यादा है ना। ये एक्सियल, और सबसे कम कौन होगा आपका, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड क्लोरीन इक्वेटोरियल वाला, जो कि ये गलत है। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि जो बॉन्ड लेंथ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। तो एन का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका, तो यहाँ पर देखो ना एन का वैल्यू क्लोरीन के लिए ज़्यादा है, तो आपका जो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर आएगा, डी मतलब लेंथ बोल देते हैं अगर हम, तो फॉस्फोरस क्लोरीन ये एक्सियल तो ठीक है ज़्यादा होगा, फॉस्फोरस क्लोरीन यहाँ तक इक्वेटोरियल भी ज़्यादा हो जाएगा, किसका वाला, फॉस्फोरस और क्लोरीन का इक्वेटोरियल वाला। और सबसे कम कौन होगा, जो आपका डिस्टेंस सबसे कम कौन सा होगा, फॉस्फोरस और फ्लोरीन, जो कि आपका एक्सियल पे होने के बावजूद भी ये क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि क्वांटम नंबर यहाँ पे ये वाला फैक्टर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, एन वाला फैक्टर, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। इसलिए आपको वो रट्टा नहीं मारना, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वहाँ सेम इसलिए था क्योंकि सब क्लोरीन था आपका, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का क्वांटम नंबर ज़्यादा है, इसलिए ये वाला फैक्टर लगाएंगे, चाहे वो आपका इक्वेटोरियल क्यों नहीं हो, इक्वेटोरियल होने के बावजूद देखो ये ज़्यादा है इस एक्सियल से, ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। फिर देखते हैं सी PCl3 और F2 अगर ले लेते हैं, PCl3 F2 हाइब्रिडेशन ऑब्वियस वही चीज़ है, sp3d है, तो फॉस्फोरस, अच्छा अब लगाएंगे कहाँ पे, अलग पोजीशन है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ पे जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका क्लोरीन 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 ऐसे लगाएंगे। इसको जरा चेक करते हैं, इसका डायपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूँगा, न्यू नेट क्या होगा, जीरो या नॉन जीरो, तो जीरो होगा, नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर जीरो कैसे, इन दोनों का, ये तो देखो नेट जीरो हो जाएगा, क्लियर है ना, इन दोनों का यहाँ से ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, और अगर हम लोग यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें अब देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ टोटल दो तरह का है, ये तो आपका एक एक्सियल हो गया, फॉस्फोरस क्लोरीन एक्सियल, ये भी वही चीज़ है। अब फॉस्फोरस क्लोरीन, ये फ्लोरीन था, फॉस्फोरस क्लोरीन इक्वेटोरियल, तो ज़्यादा बड़ा कौन होगा, इक्वेटोरियल वाला, क्योंकि क्लोरीन है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगेगा, तो डी क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, सॉरी फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड क्लोरीन जो होगा, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड क्लोरीन जो इक्वेटोरियल वाला होगा वो ज़्यादा होगा। डिस्टेंस किसके बीच का, बॉन्ड लेंथ वही, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन एक्सियल होने के बावजूद भी, ठीक है। और भी देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो PCl2F3 अगर है, PCl2F3 अगर है, तो सबसे पहले तो हाइब्रिडेशन अगर देखोगे तो sp3d ही आएगा। सजाएंगे कैसे, फॉस्फोरस, ठीक है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ रहेगा, एक्सियल पे, तो एक्सियल पे तो फ्लोरीन पहले रख देते हैं, अब तो एक्सियल है नहीं, एक और फ्लोरीन रहना चाहिए, मजबूरी में आपको कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रख देते हैं इसको हम लोग, ये क्लोरीन। कुछ बच्चे जो है ना मतलब ऐसे भी कर देते हैं कि सर क्या ऐसे हो सकता है, फॉस्फोरस 3 फ्लोरीन को हम ऐसे रखें, सिस्टमैटिक दिखता है ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा कहाँ ऑक्यूपाई करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, तो ये नहीं होगा आपको, इसको ऐसे ही हम लोग सजाएंगे। अच्छा, इसमें अगर हम लोग बात करें, पहला चीज़ डायपोल मोमेंट म्यू, जो नेट होगा वो जीरो या नॉन जीरो, तो नॉन जीरो होगा, ठीक है, नॉन जीरो, अब ऐसे नॉन पोलर हो जाएगा ना, नॉन पोलर या पोलर, तो पोलर नॉन पोलर, यूनिट जीरो नहीं, नॉन पोलर नहीं, पोलर हो जाएगा, पोलर कंपाउंड होगा, ठीक है, पोलरिटी है इसमें, पोलर हो जाएगा। और अगर लेंथ की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 3 तरह का बॉन्ड लेंथ, अब देखो जरा अच्छे से, एक है आपका ये फॉस्फोरस फ्लोरीन, ये एक्सियल, ये आपका इक्वेटोरियल, और ये तो क्लियर हो गया कि जो आपका डिस्टेंस होगा या दूरी, जो भी बॉन्ड लेंथ बोलो, किसके बीच का, फॉस्फोरस क्लोरीन, ठीक है, ये इक्वेटोरियल वाला ज़्यादा होगा क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इन दोनों में अगर लगाएंगे, अब कौन लगेगा, एक्सियल वाला ज़्यादा होगा, मतलब डिस्टेंस फॉस्फोरस फ्लोरीन के बीच का जो एक्सियल वाला जो होगा, एक्सियल ये ज़्यादा होगा किससे, डिस्टेंस फॉस्फोरस और फ्लोरीन का इक्वेटोरियल वाले से, तो ये ऐसे मिलेगा इसका ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल OSF4 लेते हैं सेंट्रेटल आपका क्या है, सल्फर है, 4 इसके साथ 2 इसके साथ, तो 5 बनाएगा, हाइब्रिडेशन इसका ऑब्वियस sp3 आपका D है,
ठीक है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और 4 वो आपका फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ। अब सवाल है कि इसको कैसे हम लोग एडजस्ट करें, कौन से एटम को कैसे रखेंगे। ठीक है, ये तो ट्रायंगल बाइपिरामिडल शेप है। अब देखते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो कहाँ पे रखेगा अपने आप को, एक्सियल पोजीशन, और एक्सियल पोजीशन 2 ही आपका है। तो फ्लोरीन चलो यहाँ पे रख दिया हम लोग, ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पे। और जो मल्टीपल बॉन्ड होता है तो एक्सियल रखता है, सॉरी इक्वल रखता है, तो ये डबल बॉन्ड O और ये फ्लोरीन ऐसे करके रखेंगे हम लोग। कोई बच्चे अगर ऐसे बना देते हैं, सल्फ़र ले करके, सल्फ़र लिए और अगर ऑक्सीजन को तुम अगर यहाँ लगा देते हो, तो मैंने पहले ही बोला था कि जो मल्टीपल बॉन्ड होता है वो कोशिश करेगा कहाँ रखने, अपने आप को रखने का, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये अगर कोई बच्चा अगर ऐसे बना देता है, यहाँ फ्लोरीन और बाकी 3 ऐसे, फ्लोरीन, तो ये आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग गलत है। ठीक है, अच्छा इसमें अगर हम लोग बात करें म्यू की, अगर बात करें तो म्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। कैसे, अब ये से इन दोनों के कारण तो नेट 0 आ जाएगा, ठीक है, अपोजिट है, और इन दोनों कारण नेट यहाँ जाएगा, इसका इधर जाएगा, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन है तो थोड़ा अलग, थोड़ा इसका अलग रहेगा, तो डिफरेंस के कारण कुछ आएगा, पोलर कंपाउंड होगा। अब यह सही है, ठीक है, ऐसे करके हम लोग वेरी वीकली पोलर होगा, है ना, तो ऐसे करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले लिए XCO3F2, अगर ले लिए XCO3F2, तो ऑक्सीजोनोन 8 होता है, तो 8 में 2, तो इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन 6 2 8, मतलब 3 लोन पेयर, सॉरी 3 आपका डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा जेनोन के साथ, और 2 फ्लोरीन। तो आप देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। अब ये से मोल नेगेटिव कहाँ जाएगा, एक्सियल पे भेज दिए, और जो मल्टीपल बॉन्ड होगा वो कहाँ जाएगा, आपका इक्वेटोरियल पे ऐसे भेज दिए, इस तरह से हो जाएगा। और इस केस में अगर म्यू देखोगे तो म्यू आपका 0 है, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसा करते हैं कि आज हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। अभी आपका sp3d ख़त्म नहीं हुआ है, sp3d का अभी हम लोग पहला ही केस पढ़े थे, है ना, पहला केस के पढ़े थे, कौन सा, जब सिग्मा बॉन्ड पेयर 5 हो और लोन पेयर 0 हो। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केस 2 से स्टार्ट करेंगे, केस 2 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर BP कितना हो, 4 हो, और लोन पेयर कितना हो, लोन पेयर 1 हो। तो यहाँ से ये वाला केस हम जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगला क्लास, ठीक है, जैसे होगा। ये कुछ सेकंड का आपका पिक है, इस पे आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हो। ये पहला है, ये आपका सेकंड पेज है, ये आपका थर्ड पेज है, ये आपका फोर्थ पेज है, ये आपका फिफ्थ पेज है, ये आपका सिक्स्थ पेज है, ये आपका 7 पेज है, और ये आपका लास्ट 8 पेज है।